हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टाइप्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी में पढ़ने जाएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब आप जिम्मेदार तो हो और स्ट्रिक्टली जिम्मेदार हो। तो देखिए कौन सी है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें मजेदार चीज क्या है, अभी तक हमने जो भी वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी टॉर्ट्स होते हैं वो मेजरली होते हैं फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो भी टॉर्ट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। मींस आपने गलती की है तो आपको जुर्माना होगा, है ना। इसी को कहते हैं फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी के राइट्स को वायलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड लीगल इंजरी, अगर करते हो तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, यही हमने पढ़ा था। लेकिन मालूम है अब हम एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, और वो क्या कि कुछ टॉर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ना होते हुए नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है। मतलब आपने गलती नहीं की, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने गलती नहीं की फिर भी आप जिम्मेदार हो। सर ये क्या बात हो गई, मैंने गलती नहीं की और फिर भी मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा कैसा सर? यही तो मजा है। और इसमें आते हैं तीन चीजें, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो अब हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑलरेडी वी नो दैट नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिसे कहेंगे डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट, मींस लाइबल विदाउट फॉल्ट, लाइबल विदाउट फॉल्ट, जिसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें, इवन दो harm to the plaintiff occurred without intention or negligence on the part of defendant। आपको याद है अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं wrongful act हुआ था या फिर omission हुआ था, और उसकी वजह से लीगल डैमेजेस हुए और उसकी वजह से लीगल रेमेडी मिली, यही पढ़ा था ना। स्पेशली हमने पढ़ा था wrongful act या फिर omission। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस, मीन्स आपने नेग्लिजेंट नहीं की चीज को, इवन आपका कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का, फिर भी अगर सामने वाले को नुकसान पहुंचता है तो आप लाइबल हो। सर ये कथा बड़ी खतरनाक लग रही है, और ऊपर से इसको बोल दी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब ये कैसे हुआ आओ देखते हैं। डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। This rule is evolved from the famous case 1868 का फेमस केस है, फॉरेन केस है, रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर। बहुत ही फेमस पॉपुलर केस है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत बार पूछा जाता है, रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। जो ये केस कहता है, मतलब जो भी इसका आउटपुट निकला उसकी वजह से क्या हमें समझ में आया, अ मैन, अ पर्सन एक्ट हिज रिस्क, जो भी काम करता है वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करता है, मतलब वो रिस्कफुल बंदा है। अगर वो काम कर रहा है रिस्क वाला तो इंश्योरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज नेबर, तो भैया वो अपने पड़ोसी की सेफ्टी का इंश्योरर भी होना चाहिए। जैसे आप किसी से इंश्योरेंस करवाते हो तो अगर कल कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है ना, ये बिल्कुल वैसा हो गया। तो बोला अगर कोई बंदा कोई रिस्क से भरा, जोखिम से भरा काम कर रहा है तो उसके आसपास रहने वालों की सेफ्टी का वो इंश्योरर होगा अगेंस्ट द एक्सीडेंटल हार्म। तो आप देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंसान अगर कोई भी रिस्कफुल काम कर रहा है तो वो अपने पड़ोसी की सेफ्टी का इंश्योरर है अगेंस्ट द इंसिडेंटल एक्सीडेंटल हार्म। ठीक है, तो चलो इस फैक्ट को समझ लेते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है। फैक्ट, रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर का ही केस है। यहाँ पर जो रेनल्ड हैं ये डिफेंडेंट हैं और ये जो फ्लेचर हैं ये कौन है? प्लेंटिफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेनल्ड, मैंने यहाँ पर बार बार आर लिखा हुआ है और फ्लेचर को मैंने बार बार यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। डिफेंडेंट रेनल्ड, अ मिल ओनर, employed independent contractors to construct a reservoir, जलाशय, on his land to provide water for his mill। तो इसने एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया, रिजर्वियर बनाया। ठीक है, क्यों बनाया? ताकि उसके मिल को, है ना, पानी सही तरह से मिल सके। देयर वर एंशियंट, आई मीन ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट। तो क्या था, ऑलरेडी वहां पर
माइनिंग शाफ्ट थे, ठीक है कि नहीं है, मीन्स टनल बोलते हैं ना, वो थे अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वायर विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू ऑब्जर्व, कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू ऑब्जर्व बिकॉज दे वर फील्ड विद द अर्थ, जमीन के काफी नीचे था तो वो ऑब्जर्व करना भूल गया। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। मिल ओनर कौन है? रेनल्ड। रेनल्ड ने किसको अपॉइंट किया है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? ताकि रिजर्वायर बना सके, और रिजर्वायर बना समय कौन भूल गया कि नीचे माइनिंग शाफ्ट है, नीचे काफी दबे हुए हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इतना समझा? द कॉन्ट्रैक्टर देयरफॉर डिड नॉट ब्लॉक दैट, तो उसे पता ही नहीं था तो उसने ब्लॉक भी नहीं किया, पता होता तो ब्लॉक करता। When the water was filled in the reservoir, अब रिजर्वायर बन गया, अब फ्यूचर की बात है, रिजर्वायर बन चुका है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया है, रिजर्वायर बनकर तैयार हो चुका है, अब उसको फिल किया गया तो हुआ क्या? ये देखिए, दिख रहा है, ये रिजर्वायर फिल हुआ। अब कोइंसिडेंट क्या था? रिजर्वायर के नीचे क्या थे? माइनिंग शाफ्ट्स थे, ठीक है कि नहीं, ऐसे 5 थे और वो कनेक्टेड थे आगे। और हुआ क्या? द रिजर्वायर बर्स्ट थ्रू द शाफ्ट एंड फ्लडेड द प्लेंटिफ कोल माइन। प्लेंटिफ यहां पर कौन है? फ्लेचर, जिसका क्या था? कोल का माइन था। तो हुआ क्या? पूरा पानी देखो यहां से यहां पहुंच पड़ा। तो अब मुझे बताओ, डैमेज किसको हुआ? किसको हुआ? प्लेंटिफ को हुआ। कौन था? फ्लेचर। तो यहां पर देखो ऊपर लिखा है ना, इवन दो हार्म टू द प्लेंटिफ ऑकर्ड, तो यहां पर देखो हार्म टू द प्लेंटिफ ऑकर्ड, हार्म पहुंचा। लेकिन मुझे बताओ यहां पर क्या रेनल्ड जो डिफेंडेंट है, रेनल्ड जो है, उसे पता था? नहीं पता था। ठीक है, तो देखो कोर्ट ने क्या जवाब दिया, ध्यान से देखो। इट वॉज फाउंड एज अ फैक्ट दैट रेनल्ड डिड नॉट नो ऑफ द शाफ्ट एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस। आ रहा है भी, दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन, हालांकि ये नेग्लिजेंस किसकी है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। क्यों? क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी है वो काम करने की, लेकिन वो भूल गया। कैसे भूल गया? ध्यान क्यों नहीं दिया? ठीक है कि नहीं है? चलो ठीक है, बट स्टिल आर वॉज हेल्ड लाइबल। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि किसको ठहराया? डिफेंडेंट मिल ओनर को। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, ठीक है कि नहीं है, और उसकी गलती का भुगतान कर रहा है मिल ओनर। देखो ना डियर, यहां पर जजमेंट क्या दिया था, जजमेंट देने के टाइम पर ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। क्या लिखी है? अ मैन एक्ट एट हिज ओन रिस्क। मुझे बताओ उसने क्या काम किया? रिजर्वायर बनाने का। अब वो खुद तो नहीं बनाएगा, किसी और को लेकर आएगा, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ रिजर्वायर किसके लिए बना रहा है? वो खुद के लिए बना रहा है, ठीक है कि नहीं है। हालांकि उसको सप्लाई बाहर से मिल सकता था ना पानी का, लेकिन उसने खुद के लिए अलग से बनाया। तो मुझे बताओ अगर वो खुद से बना रहा है, उसमें कुछ भी कल जाके भूल चूक हो जाती है, उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान होता है, तो उसे इंश्योरर बोलते हैं ना, टैग बन लेकर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से सामने वाले को क्या हुआ? एक्सीडेंटल हार्म हुआ है। तो जमीन किसकी? मिल ओनर की। काम किसने करवाया? मिल ओनर ने करवाया। तो कल जाकर अगर वहां से कुछ भी प्रॉब्लम किसी और को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मिल ओनर होगा। इस बेस पर कोर्ट ने किसको जिम्मेदार ठहराया? किसको जिम्मेदार ठहराया? रेनल्ड्स को। इसीलिए यहां पर देखो लिखा है डिफेंडेंट हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट, और विदाउट फॉल्ट लाइबल है, इसीलिए इसको बोला गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मींस कड़ाई से जिम्मेदार हो तुम। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। चलो, तो यहां पर ये जो रूल बना रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, इसमें 3 कंडीशन जरूरी है। आई मीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, आप समझो बात को, हमने इतना सारा जो बात कहा है, अब उसका जो निचोड़ है वो यहाँ है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर किसी के ऊपर डालनी है तो उसके लिए 3 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डेंजरस थिंग, नंबर 2 स्कैर, नंबर 3 प्राइमा फेसी लाइबल। देखो नंबर 1 क्या है? डेंजरस थिंग, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। मीन्स अगर आप लैंड को नॉन नेचुरल वे में यूज कर रहे हो तो वो क्या हो गया? डेंजरस थिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। मीन्स एनीथिंग विच आर नॉट अवेलेबल नॉर्मली। क्या वहां पर रिजर्वायर पहले से था? नहीं।
but made available for own specific purpose. Example, reservoir in land. तो बताओ, ये तो डेंजरस थिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है वो, इसके लिए वो डेंजरस थिंग है। समझा? नेक्स्ट, एस्केप। एनीथिंग एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिफेंडेंट। अब मुझे बताओ, रेनल्ड कौन था? डिफेंडेंट था। इसके यहां से क्या एस्केप हो गया? पानी। ठीक है कि नहीं है? एनीथिंग एस्केप फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिफेंडेंट हैज ऑक्यूपेशन और हैज ए कंट्रोल। तो यहीं पर इसका काम था, इसका पूरा कंट्रोल था उस जगह पर, तो वहां से क्या एस्केप हुआ? पानी। टू द प्लेस विच इज आउटसाइड हिज ऑक्यूपेशन और कंट्रोल और समथिंग लाइक। तो बताओ, अब उसके बदले अब वो दूसरे जमीन पे भी चला गया, तो दूसरा जमीन तो उसके कंट्रोल में है नहीं। टू डू मिस्चीफ इफ इट एस्केप, और अगर वो बाहर जाता है और उससे कुछ नुकसान हो जाता है सामने वाले को, तो ये पूरे कंसेप्ट को कहेंगे एस्केप। सिंपल वे में बात है, एस्केप का मतलब ये कि कोई भी चीज अगर आपकी जगह से दूसरी जगह पर जा रही है और जाने पर सामने वाले को उसका नुकसान हुआ, तो वो एस्केप कंडीशन आ जाएगा। तीसरा, प्राइमा फेसी लाइबल। अगर डेंजरस थिंग है और एस्केप हुआ है, तो भाई मेरे जो डिफेंडेंट है वो प्राइमा फेसी लाइबल है, मतलब सबसे पहले उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आएगी। हेंस बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन शोल्डर ऑफ डिफेंडेंट। तो मतलब डिफेंडेंट को प्रूफ करने की पूरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है कि प्लेंटिफ सीधा सीधा केस ठोक देगा, बोलेगा भैया देखिए इसने अपने रिस्क पर ये चीज बनाई और ऐसा ऐसा हो गया, मुझे नुकसान हो गया है, और ये बेस करता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन होने चाहिए थे। डेंजरस थिंग, दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर, क्योंकि वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। सेकंड, एस्केप, जो वहां रिजर्वायर का पानी जो है बाहर निकल गया, मेरे एरिया में आ गया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? प्राइमा फेसी लायबल है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने केस कर दिया है, डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ लेकर आए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस बेस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्लियर होती है। तो जितना भी हमने पढ़ा इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। टॉर्चियस लायबिलिटी के टाइप में पहला आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नथिंग बट अ नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। और ये नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ केस रैनल वर्सेस फ्लेचर वाज इन 1868। इसमें क्या हुआ? डिफेंडेंट लायबल है विदाउट एनी फॉल्ट, बिकॉज अ मैन एक्ट हैज हिज रिस्क and he will be insurer of the safety of neighbor against the accidental harm. But 3 condition are necessary. ये चीज होने के लिए भी 3 कंडीशन जरूरी है कि भैया डेंजरस थिंग्स होने चाहिए और उसका स्कैप होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो फिर वो प्राइमा फेसी लायबल है। ये तीनों चीजें हैं तो भैया नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी उस पर लागू होगी, दैट इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव।